भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है, जिसने पुराने इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। इसका मेन फोकस सिर्फ सजा देने से हटकर न्याय दिलाने पर है और ये लीगल डेफिनेशन और तरीकों को मॉडर्नाइज करती है। धारा 8 से 12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि क्या क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, ग्रुप लायबिलिटी कैसे काम करती है और बाकी कोड को समझने के नियम तय करती है। इन धाराओं को समझना किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, चाहे वो लॉयर हो, जज हो या आम नागरिक, ताकि ये समझ सकें कि क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी कैसे तय होती है। इस वीडियो में हम हर धारा को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि ये मेन लीगल प्रिंसिपल्स सबके लिए आसानी से समझ में आ सकें। बीएनएस की धारा 8 में एक्ट में सिर्फ काम करना ही नहीं बल्कि इलीगल ओमिशन भी शामिल है। यानी अगर कानून आपको कोई काम करने के लिए कहता है और आप नहीं करते तो आप क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं। जैसे लाइफ गार्ड डूबते तैराक को अनदेखा करे या जेलर कैदी को खाना न दे। हर ओमिशन इलीगल नहीं होता, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे पेरेंट्स की बच्चे को खाना खिलाने की ड्यूटी। धारा 8 जस्टिस को एक्ट और इनएक्शन दोनों से सुरक्षित रखती है। समझदारी से अपनी लीगल रिस्पांसिबिलिटी पहचाने। धारा 9 कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट बताती है। जब कई लोग एक साथ एक कॉमन क्रिमिनल पर्पस के साथ काम करते हैं तो हर कोई नतीजे के लिए बराबर लायबल होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फिजिकली एक्ट किसने किया। अगर आप प्लान का हिस्सा हैं तो आप भी ब्लेम शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 4 लोग डकैती की प्लानिंग करते हैं और एक शख्स एक्ट के दौरान किसी को मार देता है तो सभी पर मर्डर का चार्ज लग सकता है, क्योंकि हिंसा उनके जॉइंट प्लान का एक एक्सपेक्टेड पार्ट थी। कानून यह एंश्योर करता है कि मास्टरमाइंड और अकम्प्लिश साथी दूसरों से गलत काम करवाकर सजा से बच न सकें। हालांकि लायबिलिटी सिर्फ उन्हीं एक्ट्स तक होती है जो शेयर्ड प्लान को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हों। अगर कोई प्लान के बाहर किसी पर्सनल दुश्मनी के लिए एक्ट करता है तो दूसरे लायबल नहीं हो सकते। धारा 9 ग्रुप अकाउंटेबिलिटी के बारे में है। अगर आप किसी क्रिमिनल काम में शामिल होते हैं तो आप उसके नतीजों के लिए जिम्मेदार हैं। यह सिद्धांत ग्रुप क्राइम्स को रोकता है और यह एंश्योर करता है कि जस्टिस सिर्फ उस शख्स तक सीमित न रहे जो ट्रिगर दबाता है। यह एक वार्निंग है। क्राइम में शामिल होने का मतलब है शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी। कानून सिर्फ एक्शन नहीं, इंटेंशन भी देखता है। धारा 10 उन सिचुएशंस को कवर करती है जहां कई लोग एक क्राइम करते हैं, हर कोई अपनी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, लेकिन बिना किसी पहले से तय प्लान के। धारा 9 के उलट यह सिमिलर इंटेंशन के बारे में है। कॉमन इंटेंशन के बारे में नहीं सोचिए, एक स्पॉन्टेनियस भीड़ के हमले के बारे में, जहां हर शख्स नुकसान पहुंचाने की अपनी इंटेंट के साथ एक्ट करता है। अगर 2 लोग इंडिपेंडेंटली किसी को मारने का फैसला करते हैं और दोनों एक्ट में शामिल होते हैं तो वे दोनों लायबल हैं, भले ही उनके बीच कोई पहले से एग्रीमेंट ना हो। कानून इंडिविजुअल क्रिमिनल माइंडसेट पर फोकस करता है। अगर आप जानबूझकर किसी क्रिमिनल एक्ट में शामिल होते हैं तो आप नतीजे के लिए जिम्मेदार हैं। धारा 10 दंगों या अचानक हुई लड़ाइयों जैसे केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां शेयर्ड प्लान साबित करना इम्पॉसिबल होता है लेकिन इंडिविजुअल इंटेंट क्लियर होती है। यह एंश्योर करता है कि ग्रुप एक्शंस की अफरा तफरी में पर्सनल कुल्पाबिलिटी, दोष खो न जाए। अगर आप क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंट के साथ एक्ट करते हैं तो आप किसी फॉर्मल कॉन्स्पिरेसी के न होने के पीछे छिप नहीं सकते। कानून हर पार्टिसिपेंट को उनकी अपनी दिमागी हालत के लिए जवाबदेह ठहराता है। धारा 11 उन लोगों को टारगेट करती है जो दूसरों के जरिए धमकी या जबरदस्ती का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं। अगर आप किसी को क्राइम करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उनके परिवार को धमकी देकर, तो आपको ऐसे लायबल ठहराया जाता है जैसे आपने खुद वह काम किया हो। कानून मानता है कि असली क्रिमिनल इंटेंट धमकी देने वाले शख्स के पास होती है, न कि मजबूर किए गए शख्स के पास। उदाहरण के लिए, अगर कोई गैंग लीडर किसी सबऑर्डिनेट को मर्डर करने के लिए मजबूर करता है तो लीडर ही प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है। धारा 11 इनडायरेक्ट एक्शन के पर्दे को हटाती है। ये एंश्योर करती है कि मास्टरमाइंड दूसरों को मैनिपुलेट करके जस्टिस से बच न सकें। ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पावर के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। कानून कमजोर लोगों की रक्षा करता है और उनका फायदा उठाने वालों को सजा देता है। जिम्मेदारी असली उकसाने वाले की होती है, न कि सिर्फ उस शख्स की
जो एक्ट को अंजाम देता है। धारा 12 उन क्राइम्स से डील करती है जो कई एक्ट से मिलकर बने होते हैं, अक्सर अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर किए जाते हैं। अगर आप जानबूझकर किसी बड़े क्रिमिनल स्कीम का कोई भी हिस्सा करते हैं तो आप पूरे ऑफेंस के लिए लायबल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग किसी को अलग अलग डोज में जहर देते हैं तो हर कोई मर्डर का दोषी है, भले ही उनका इंडिविजुअल एक्ट अकेले जानलेवा न रहा हो। यह सिद्धांत कॉम्प्लेक्स क्राइम्स को कवर करता है, जहां कई एक्शन मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही सहयोग करने वाले कभी न मिले, उनके इंटेंशनल योगदान उन्हें पूरी तरह जिम्मेदार बनाते हैं। धारा 12 यह एंश्योर करती है कि क्रिमिनल चेन की हर कड़ी जवाबदेह हो। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आखिर वॉर कौन करता है, हर इंटेंशनल एक्ट मायने रखता है। कानून कई क्राइम्स के कलेक्टिव नेचर को पहचानता है। अगर आप कोई पार्ट प्ले करते हैं तो आप भी दोषी हैं। धारा 8 से 12 बीएनएस में क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी की रीढ़ की हड्डी है। यह बताती है कि लायबिलिटी कैसे काम करती है, सिर्फ सीधे एक्शन के लिए नहीं, बल्कि ओमिशन, ग्रुप क्राइम, कोयर्शन और कूनप्रेशन के लिए भी। इन धाराओं को समझना नागरिकों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां जानने में मदद करता है। धारा 8 हमें याद दिलाती है कि काम न करना भी क्रिमिनल हो सकता है। धारा 9 और 10 ग्रुप इन्वॉल्वमेंट के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। धारा 11 कमजोर लोगों को एक टूल के रूप में इस्तेमाल होने से बचाती है, जबकि धारा 12 ये एंश्योर करती है कि क्राइम में योगदान देने वाले सभी अकाउंटेबल हों। एक न्यायपूर्ण समाज के लिए लीगल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इन प्रिंसिपल्स को आसान बनाकर हम सभी को कानून को और एथिकली और सेफली समझने में मदद करते हैं। यह जानना कि कानून दोष को कैसे परिभाषित करता है, हमें बेहतर विकल्प चुनने और अनचाही लायबिलिटी से बचने में मदद करता है। जैसे जैसे भारत इस नए कोड को अपना रहा है, इन बेसिक्स की पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एक फेयर जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहें, क्योंकि जस्टिस नॉलेज से शुरू होता है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।